हेलो एवरीबॉडी, बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी के बारे में। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, उसके अजैविक घटक के बारे में डिस्कशन किया था। आज करेंगे जैविक घटक के बारे में। ठीक है, तो हालांकि फिर से टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसका हाईलाइट दे देते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई जीव है जिसे हम क्या कहेंगे, मानव कहेंगे। आप कोई भी जीव मान सकते हैं। ठीक है, कोई भी जीव है जिसे हम मानव कहेंगे। आज बहुत सारे मानव एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तो उनको हम बोलेंगे जनसंख्या है। क्या है भैया? जनसंख्या। और जब बहुत सारी जनसंख्या, जैसे मान लेते हैं कुत्तों की संख्या, बिल्ली की जनसंख्या, शेरों की जनसंख्या, ठीक है ना, गायों की जनसंख्या, मानव की जनसंख्या, तो बहुत सारी जनसंख्या एक जगह इकट्ठा हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे समुदाय। ठीक है, समुदाय बोलेंगे। ठीक है, समुदाय। और जब समुदाय को पर्यावरण के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ठीक है ना, तो काफ़ी टेक्निकल टर्म है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जीव समुदाय, यहाँ पर जीवों का समूह है, तो जीव समुदाय और पर्यावरण को एक साथ क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। ठीक है ना, तो काफ़ी टेक्निकल टर्म है, थोड़ा सा मैं आपको ईजी भाषा में समझाता हूँ, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे समझिएगा, जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर है कि एक घर है, मान लेते हैं एक घर है, यहाँ से यहाँ तक एक घर का क्षेत्र है और यहाँ पर मानव है। ठीक है, यहाँ पर मानव है, तो मानव का इस खरगोश के साथ क्या संबंध है? ठीक है, इस मानव का इस शेर के साथ क्या संबंध है? मान लेते हैं यहाँ पर कोई बकरी भी है, इस मानव का इस बकरी के साथ क्या संबंध है? या फिर इस मानव का इस चिड़िया के साथ क्या संबंध है? बात समझ में आ रही है आपको? या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस खरगोश का इस मानव के साथ क्या संबंध है, या फिर इस शेर का इस मानव के साथ क्या संबंध है। जब आपस में जीवों का अध्ययन करते हैं, तो उसको बोल दिया जाता है पारिस्थितिकी। ठीक है ना, क्या बोला जाता है उसको? पारिस्थितिकी। और जिस स्थान पर अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। यहाँ पर स्थान कौन सा है? ये स्थान आपका घर है, यहाँ पर आपके घर को क्या बोल दिया जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे एक जल है, तालाब है आपका, तालाब में बहुत सारे जीव रहते हैं, तो जो बहुत सारे जीव रहते हैं ना, तो बहुत सारे जीवों में आपस में संबंध होगा, तो संबंध क्या कहलाएगा? तो संबंधों का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो पारिस्थितिकी कहलाएगा। लेकिन जहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है, जैसे कहाँ पर क्या अध्ययन किया जा रहा है? इस तालाब में अध्ययन किया जा रहा है, तो तालाब क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएगा। जैसे, ठीक है, जैसे जंगल है, जंगल में बहुत सारे जीव रहते हैं, तो बहुत सारे जीवों का आपस में संबंध है। ठीक है, तो संबंध जब का अध्ययन करेंगे उन संबंधों का, तो उनको क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी बोलेंगे। और इस संबंधों का अध्ययन हम कहाँ कर रहे हैं? जंगल में कर रहे हैं, तो जंगल को क्या बोल दिया जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। यहाँ देखना, पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र को हम पारितंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक पारितंत्र किसे कहते हैं? वे पारितंत्र जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है। ठीक है ना, जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है। जैसे समुद्र का पारितंत्र, पहाड़ों का पारितंत्र, ठीक है ना, नदियों का पारितंत्र, नदियाँ मतलब जो प्रकृति द्वारा हुई है, जो मानव द्वारा नहीं हुए। ठीक है, नदियों का पारितंत्र, तो ऐसा पारितंत्र जो प्रकृति के द्वारा हुआ है। एक सवाल यहाँ पर उठता है कि सबसे अस्थायी पारितंत्र किसे कहा जाता है? तो सबसे अस्थायी पारितंत्र हम समुद्र के पारितंत्र को कहते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे नदियों की बात करते हैं, तो नदियों में बहुत कम समय में नदियों में परिवर्तन आ सकता है, वो नदियाँ सूख सकती हैं, या फिर नदियों को समाप्त किया जा सकता है। तो नदियों को समाप्त किया जाएगा तो उसमें होने वाले पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र भी समाप्त हो जाएगा। नदियाँ समाप्त होंगी तो उसमें जो पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण हुआ है वो भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जंगल को भी समाप्त किया जा सकता है। जब जंगल को समाप्त किया जा सकता है बहुत कम टाइम में, तो उसमें उपस्थित पारितंत्र को भी समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह
तालाब को भी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन समुद्र में थोड़ा भी परिवर्तन होने के लिए कम से कम 100 से 2 साल लग जाते हैं। इसलिए इनकी अपेक्षा ज़्यादा अस्थायी माना जाता है समुद्र का पारितंत्र। कृत्रिम पारितंत्र क्या होता है? वे पारितंत्र जिनका निर्माण मानव के द्वारा हुआ है उनको क्या बोलेंगे? कृत्रिम पारितंत्र बोलेंगे, ठीक है ना। जो हम लोग फसल लगाते हैं, जैसे चावल का फसल है, धान का फसल है, गेहूं का फसल है, बाजरा का फसल है, तो इनको कौन लगाया है? इनको हम लगाए हैं, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम पारितंत्र बोलेंगे, ठीक है। और बागवानी, जो हम लोग घरों में बागवानी लगाते हैं ना, किन के द्वारा लगाया जाता है? वो हमारे द्वारा लगाया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम पारितंत्र बोलेंगे। अब देखिए, जैसे साइंस बहुत आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ते हैं। तो अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़कर वहाँ पर जो तंत्र स्थापित करते हैं वो तंत्र क्या कहलाएगा? वो भी कृत्रिम पारितंत्र ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कृत्रिम पारितंत्र और प्राकृतिक पारितंत्र के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, वन के बारे में, जंगल के बारे में, तालाब के बारे में, सबके पारितंत्र के बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जीवों का आपस में जो संबंध होता है, ठीक है ना, वो पारिस्थितिकी कहलाता है। और जहाँ पे संबंध अध्ययन किया जाता है, जहाँ पर इस संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो एक सवाल यहाँ पर फिर उठता है कि जो जीव होते हैं एक दूसरे से संबंध क्यों रखते हैं? भाई, कुत्ता का कुत्ता से संबंध होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। बिल्ली का बिल्ली से संबंध हो, सबकी अपनी ज़िंदगी है, सब अपना जिए। लेकिन कुत्ता बिल्ली, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एग्जांपल दिया था मैं आपको, यहाँ पर खरगोश का मानव से क्या संबंध है? खरगोश अपना खरगोश प्रजाति के साथ संबंध रखे, ठीक है। यहाँ पर बकरी है, बकरी का शेर के साथ क्या संबंध है? भाई, बकरी अपना मतलब रखे, खरगोश और जो शेर है या बाघ है वो अपनी जाति से मतलब रखे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सभी जीव एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंध रखते हैं। और संबंध क्यों रखते हैं? एक सवाल है। तो संबंध नॉर्मली से वो संबंध नहीं है जो हम लोग गांव घर में कहते हैं चाचा मामा ताऊ वाला संबंध नहीं है। यहाँ पर जो संबंध रखा जाता है जीवों के साथ, वो भोजन के लिए रखा जाता है, ठीक है ना। तो एक दूसरे को मार के खाते हैं, ठीक है। तो यही संबंध क्या कहलाता है प्राकृतिक तंत्र में? यही संबंध होता है जीवों के तंत्र में, ठीक है। तो जीवों का भोजन के लिए, ठीक है ना, जीवों का भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भरता जिस व्यवस्था को बनाता है उसको क्या बोलते हैं? खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। तो जीवों का संबंध क्यों होता है? भोजन के लिए। तो ठीक है, भोजन के लिए जीवों का एक दूसरे पर निर्भरता जिस व्यवस्था को बनाता है उसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। जैसे आप देखना, यहाँ पर क्या है? घास है। घास को कौन खा रहा है? टिड्डा खा रहा है। टिड्डे को कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है। मेढक को स्नेक खा रहा है, और स्नेक को बाज खा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है? भोजन की निर्भरता है, एक दूसरे पर सब निर्भर हुए पड़े हैं। इसी व्यवस्था को हम क्या बनाते हैं? कहते हैं खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और एक बात और समझना, क्या प्रकृति में सभी भोजन बनाते हैं? नहीं, ठीक है। तो आंसर मिलेगा नहीं। क्यों? प्रकृति में सिर्फ पेड़ पौधे ही भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो भोजन किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा बनता है, पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भोजन बनाता है पहले उसको हम उत्पादक कहते हैं। जो भोजन बनाता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पादक कहते हैं। अब भोजन किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा बनता है, तो यहाँ पर देखिएगा, वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण की सहायता से खुद बनाते हैं, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं, वे जीव जो भोजन के लिए, पोषण के लिए, ऊर्जा के लिए खुद पर निर्भर होते हैं, ठीक है। खुद पर निर्भर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उत्पादक होते हैं। यानी दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, ये सब लोग क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, खुद पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे? उत्पादक बोलेंगे। जैसे आप देखना, यहाँ देखना, पहले यहाँ पर रसायन संश्लेषण के बारे में समझा देता हूँ क्या होता है। आपने प्रकाश संश्लेषण का नाम सुना होगा, लेकिन रसायन संश्लेषण का साफ नाम नहीं सुना होगा। ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन उत्पादक है? प्रकाश संश्लेषण, रसायन संश्लेषण, दोनों, और दोनों में से कोई नहीं। तो आप किस पर जाओगे? दोनों जाओगे। दोनों उत्पादक है, प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण। जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था तब भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते थे, आज भी पाए जाते हैं हिमालय में, जो सूर्य के प्रकाश के बिना ही अपना भोजन रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा बना लेते हैं। तो वो भी भोजन बना ही रहे हैं ना, तो भोजन बना रहे हैं तो उनको भी उत्पादक ही बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पर पहले इन सब के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में क्या है, इनको सब हम लोग उत्पादक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। जब पौधे प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं तो उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है ना। तो भोजन कौन बनाता है? हरे पौधे, शैवाल, डायटम्स और नील हरे शैवाल। पहले नील हरे शैवाल के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, जो नील हरे शैवाल है ना, ये प्रकृति का पहला जीव है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना जानता है, ठीक है ना। प्रकृति का पहला जीव है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना जानता है, और ये बहुत सारे जीवों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और अब भी निभाता है, ठीक है।
और यहाँ देखना, तो इसको याद रखना है, ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा जीव है जो सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना जानता है, तो कौन है? नीलहरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। अब शैवाल्स और डायटम देखिएगा, अगर पृथ्वी पर मान लेते हैं 100% प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो उसका ये सिर्फ 90% अकेले शैवाल्स और इसको डायटम करते हैं, और सिर्फ 10% हरे पेड़ पौधे प्रकाश का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। हर एक लाइन आपके लिए एक प्रश्न बन सकता है, इसलिए आप हर एक बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इन सबको क्या कहा जाता है? इन सबको उत्पादक कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा है कि इन्हें उत्पादक मत कहिए, इन्हें क्या कहिए? इन्हें परावर्तक कहिए। क्या कहेंगे इसको भाई? इसको कहिए परावर्तक, यानी इंग्लिश में बोले तो ट्रांसड्यूसर कहिए। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है एक्चुअली? उत्पादक क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है ना, लेकिन ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है? ऊर्जा को तो न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये क्या करता है? ये परावर्तक रूप में काम कर रहा है। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा ले रहा है और बना क्या रहा है? ग्लूकोज बना रहा है, यानी प्रकाश ऊर्जा को किस में ट्रांसफर कर रहा है? रासायनिक ऊर्जा में ट्रांसफर कर रहा है। देखिएगा फार्मूला क्या होता है इसका, 6CO2 प्लस 6H2O। तो यहाँ पर सनलाइट होगी और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होगा, और यहाँ पर क्या बनेगा देखना, C6H12O6 प्लस CO6 प्लस O2 बनेगा। तो ये देखिएगा, ये प्रकाश ऊर्जा लिया सूर्य से, बनाया क्या? ग्लूकोज। तो हम कह सकते हैं कि जो पौधे हैं क्या करते हैं? परावर्तक का काम कर रहे हैं। उस प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा को ले रहे हैं और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? रासायनिक ऊर्जा में कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कहा, वैज्ञानिकों ने कहा कि इन्हें उत्पादक मत कहिए, क्या बोलिए? परावर्तक बोलिए। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, उत्पादक किसे कहेंगे? वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण की सहायता से खुद बनाते हैं। तो पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे? जब हरे पेड़ पौधे प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या सभी पौधे भोजन बनाते हैं क्या? सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या सभी पौधे भोजन बनाते हैं? तो डायरेक्टली सीधा सा आंसर होगा नहीं। कौन पौधे बनाएंगे भोजन अपना? हरे पादप अपना भोजन बनाएंगे। ठीक है ना, हरे पादप का मतलब क्या होता है? हरी पत्तियों वाले पादप। ठीक है, हरी पत्तियों वाले, यानी जिनकी पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं, उनको हरे पादप बोलते हैं। इनके पत्तियों में एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। ठीक है ना, मैग्नीशियम। और एक सवाल और बनता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियां हरी क्यों होती हैं? तो उनके पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। ये जो वर्णक है ना, ये प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाला वर्णक है। एक सवाल फिर उठता है कि वर्णक क्या होता है? तो वर्णक जिसकी वजह से किसी वस्तु या किसी जीव का रंग निर्धारित होता है, उसको बोलते हैं वर्णक होते हैं। जिस तरह टमाटर लाइकोपीन की वजह से उसका कलर निर्धारित होता है, गाजर का रंग कैरोटीन की वजह से निर्धारित होता है, इसलिए उसी तरह पेड़ पौधे की पत्तियों का भी रंग किसकी वजह से निर्धारित होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। और प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाले क्या होते हैं? वर्णक होते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला सवाल प्रश्न लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन तथा जल का ऑक्सीकरण होता है। पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, यहाँ देखना 6CO2 प्लस 6H2O, और यहाँ देखना क्या बनेगा, यहाँ पर C6H12O6 प्लस CO2। तो इतना ध्यान रखना, 6CO2 है। ठीक है, जिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है उसको क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन, यानी अपचयन बोलते हैं। यहाँ देखना 6CO2 बाहर हो रही है, तो 6CO2 किससे बाहर हो रही है? तो यहाँ देखना एक कार्बन डाइऑक्साइड से 6CO2 निकल रही है, 6CO2 क्या कर रही है? निकल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? अपचयन बोलेंगे। ठीक है ना, यानी इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और ऑक्सीजन किस में से निकल रही है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से निकल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? यहाँ पर अपचयन होता है। और यहाँ देखना
यहाँ बोला कि जल का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन में बोलते हैं, ठीक है। जल का ऑक्सीकरण होता है। उपचयन का ऑक्सीकरण क्या होता है? जब ऑक्सीजन किसी दूसरे परमाणु से जाकर जुड़ जाता है। तो यहाँ देखना 6H2O तो था, इसमें क्या आ गया परमाणु, यहाँ पर 6 कार्बन बचा था, तो 6 कार्बन आकर इसमें जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या बना दिया, ये ग्लूकोज बना दिया, ठीक है ना, ग्लूकोज बना दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन दूसरे परमाणु के साथ जाकर जुड़ रहा है, तो इस क्रिया को क्या बोलेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण कहेंगे, ठीक है। तो दो बात को ध्यान रखना यहाँ पर। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है तथा जल का ऑक्सीकरण होता है। सवाल ये भी बन जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जब पौधे भोजन बनाते हैं तो किस रूप में भोजन बनाते हैं, तो इतना ध्यान रखना, यहाँ पर ग्लूकोज के रूप में पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति होगी और यहाँ पर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट यानी पर्णहीम जिसको बोलते हैं, क्लोरोफिल का हिंदी होता है पर्णहरिम की उपस्थिति में भोजन बनेगा। ये दो बातों को यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर्णहरिम लिख लेना, हरिम इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। और नीचे क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में ये सब क्रियाएं होंगी। कौन क्रियाएं, प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं होंगी, ठीक है। अब देखना, पत्तियों में बने भोजन को जड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, फ्लोएम कहते हैं। अब जो पत्तियां में भोजन बन जाता है, किस रूप में बना भोजन, ग्लूकोज के रूप में बना है। तो भोजन तो सभी अंगों को चाहिए ना, तो सभी अंगों में अलग अलग पहुंचाने का कार्य कौन होता करता है, उस क्रिया को बोलते हैं फ्लोएम बोलते हैं, ठीक है ना। भोजन बन गया, अब भोजन को पहुँचाने का अलग अलग अंगों में कौन पहुँचाएगा, फ्लोएम पहुँचाएगा। उसी तरह, ठीक है ना, उसी तरह जड़ से जल तथा खनिज को ऊपर ले जाने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं, ठीक है। इन दो बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भोजन के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। अभी इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है, ऊष्मा है। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है, कैलोरी है, उसी तरह पारिस्थितिकी विज्ञान में जब अध्ययन किया जाता है तो उसमें ऊर्जा मापने की इकाई क्या है, ऊष्मा है, ठीक है। तो सवाल ये भी बन जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में होती है, तो इतना जान लीजिएगा, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होती है, लाल और नीला में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया, इस रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। अगर इन दोनों में से पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा इनमें से किन में होती है, तो आप बता दोगे कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे ज़्यादा बन गई होती है, ठीक है। तो भोजन बन चुका है, ठीक है ना, भोजन बन चुका है ग्लूकोज के रूप में, और उसको खाने वाला यानी उसको उपभोग करने वाला भी तो कोई ना कोई चाहिए, ठीक है ना। तो जो भोजन का उपभोग करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उपभोक्ता बोलेंगे, ठीक है। वे जीव जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। यहाँ पर घास है दिखाया गया है कि घास क्या है, उत्पादक के रूप में है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से ग्लूकोज के रूप में भोजन बना रही है, और उसको टिड्डा खाएगा, और उस टिड्डों को कौन खाएगा, मेढक खाएगा, फिर मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, लेकिन ये मेढक भी तो अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, इस उत्पादक पर निर्भर है। अगर उत्पादक को ये नहीं खाता तो क्या ये जिंदा रह पाता, क्या मेढक नहीं रह पाता। तो सारे जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है, उत्पादक पर निर्भर है, ठीक है। अब लेते हैं प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, तो जो अपना भोजन सीधे सीधे उत्पादक से प्राप्त कर ले। जैसे यहाँ आप देखिएगा, उत्पादक है, इसको सीधे कौन खा रहा है, कौन खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, तो टिड्डा क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, ठीक है। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ठीक है, ये सब क्या करती हैं, ये सीधे पेड़ पौधे को ही अपना भोजन बनाती हैं। ये सब क्या कहलाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा है कि इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता तो कहिए, साथ में इन्हें द्वितीयक उत्पादक कहिए। अब देखिए, उत्पादक क्यों कहेंगे, उत्पादक तो उसको बोल रहे थे जो भोजन का निर्माण कर रहा था, लेकिन ये किस चीज़ का निर्माण कर रहा है, ठीक है ना। तो इतना समझ लो कि वैज्ञानिकों ने आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई है कि इधर से घास डालो और इधर से क्या हो, मांस निकले, इधर से घास डालो इधर से क्या निकले, लेग पीस निकले। वैज्ञानिकों ने आज तक ऐसी कोई मशीन बनाई नहीं है, लेकिन हमारी प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है, ठीक है। जैसे आप देख लो, जैसे घास है, घास को मान लेते हैं बकरी खाती है, ठीक है, बकरी। अब इस पर शेर क्या है, बाघ मान लेते हैं, शेर डिपेंड है इस पर, इस बकरी पर। तो अगर बकरी ने क्या खाया, घास खाया, घास में कौन ऊर्जा लिया, घास में भोजन के रूप में क्या लिया, ग्लूकोज लिया।
और मांस बनाया। ग्लूकोज लिया और मांस बनाया, यानी प्रोटीन बनाया, ठीक है ना। तो ग्लूकोज खाया और प्रोटीन बनाया, तो इसने किसका उत्पादन किया? प्रोटीन का उत्पादन किया, ठीक है ना। अगर ये प्रोटीन का उत्पादन नहीं करता तो क्या शेर में इतनी ताकत थी कि घास से ऊर्जा ले ले? शेर में इतने कोई ताकत नहीं है कि घास से ऊर्जा प्राप्त कर ले, ठीक है। इसलिए घास खाया, मांस बनाया, ठीक है। तो ये प्रकृति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि प्राथमिक उपभोक्ता को क्या कहेंगे? द्वितीयक उत्पादक कहेंगे। तो प्राथमिक उत्पादक किसे कहेंगे? तो उत्पादक को हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक उत्पादक बोलेंगे, ठीक है ना। अगर मांस ने मान लीजिए सांप खाया, यानी मांस खाया, मांस बनाया, तब प्रकृति में कोई बड़ा मतलब परिवर्तन नहीं किया। लेकिन इसने घास खाया और मांस बनाया तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। अगर ये मांस नहीं बनाता तो आगे वाले जो जीव होते हैं ना, वो कोलैप्स कर जाते हैं और प्रकृति से समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब लेते हैं द्वितीयक उत्पादक, जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक उत्पादक। जैसे मेढक हो गया, ठीक है, मेढक हो गया, ये सब क्या है? एक टिड्डे को खा रहा है, तो ये किसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक उत्पादक के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो जो भोजन अपना प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे मेढक हो गया, ठीक है, मेढक हो गया, भेड़ियाँ हो गई, ठीक है, ये सब क्या हैं? ये सब द्वितीयक उत्पादक हैं, क्योंकि ये सब क्या करते हैं? जैसे भेड़ियाँ हो गई, बाघ हो गया, शेर हो गया, ठीक है, ये सब द्वितीयक उत्पादक हैं। ये सब अपना भोजन बकरियों से, ठीक है ना, खरगोश से और जो शाकाहारी जीव हैं उनसे प्राप्त करते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? द्वितीयक उत्पादक बोलेंगे, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझाना था आपको। प्राथमिक उपभोक्ता को हम क्या होते हैं? ये शाकाहारी होते हैं, ठीक है। लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता क्या होती हैं? क्योंकि मांस खा रहे हैं इसलिए मांसाहारी होंगे, ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है? वे जीव जो अपना भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर होता है। जैसे यहाँ पर सांप है, किसको खाएगा? मेढक को खाएगा। तो ये सांप क्या होगा? तृतीयक उपभोक्ता होगा, ठीक है, और खाएगा किसको? द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगा, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं अंतिम उपभोक्ता को किसको बोलेंगे? ठीक है ना, जो जैसे बाज है, इस सबको खाने की शक्ति रखता है, ताकत रखता है। और एक बात और समझ लीजिएगा कि अंतिम उपभोक्ता का मतलब बेसिकली अगर सही भाषा में देखा जाए तो क्या होता है? इसके बाद अगर ये बाज है, बाज के बाद इसके पास इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि अपनी ऊर्जा किसी दूसरे जीव में ट्रांसफ़र कर दे, ठीक है ना। यानी इसके अंदर पोषण ट्रांसफ़र करने की क्षमता कहीं न कहीं ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको अंतिम उपभोक्ता कहते हैं। इसके बाद कोई श्रृंखला नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम अंतिम उपभोक्ता इसको बोलते हैं। एक होता है सर्वोच्च उपभोक्ता में हम शेर को रख सकते हैं, बाघ को रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च उपभोक्ता उनको बोलेंगे कि जिनको सब खा सकते हैं लेकिन उनको कोई नहीं खा सकता, वो सब क्या कहें? सर्वोच्च उपभोक्ता। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, ठीक है ना, ये सबको खा सकते हैं, इनको कोई नहीं खा सकता, ठीक है। जैसे मानव हो गया, तो मानव को रख भी सकते हैं, मानव को भी सबको खा सकता है, ठीक है, लेकिन इसको नहीं खा पाएगा कोई। और एक होता है, ठीक है ना, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी होता है, और बाकी जितने उपभोक्ता होते हैं सब मांसाहारी होते हैं। एक सर्वाहारी होता है, मतलब जो शाकाहारी पर भी डिपेंड होता है और मांसाहारी पर भी डिपेंड होता है। जैसे मानव, तिलचट्टा, चूहा, ये सब क्या हैं? ये सब सर्वाहारी है। चूहा आपको देखने पर नहीं लगता होगा कि मांसाहारी होगा, लेकिन ये एक्चुअली में क्या है? ये मांसाहारी है। तिलचट्टा भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, यानी तीनों क्या है? शाकाहारी में मानव, तिलचट्टा और चूहा जैसे आपको ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखना पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या है? घास ने भोजन बनाया, खाया किसने? टिड्डे को मेढक ने, ठीक है ना, और मेढक को सांप ने। अब ऊर्जा किधर ट्रांसफर हो रही है? इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है। क्या ऊर्जा इधर से इधर भी ट्रांसफर होगी? क्या बाज को सांप खा सकता है? नहीं खा सकता। क्या सांप को मेढक खा सकता है? नहीं खा सकता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में जा रही है। आपका प्रश्न बन सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय, बहुदिशीय, दोनों में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सिर्फ एक दिशा में होता है। अब देखिएगा, जितना हम लोगों ने पढ़ा उसका एक मैं छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? उत्पादक, फिर क्या पढ़ा? उपभोक्ता, फिर क्या पढ़ा? द्वितीयक उपभोक्ता, फिर क्या पढ़ा? अंतिम उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता, जो भी आप बोल लो, ठीक है। तो अब जैसे आप ध्यान से देखोगे, जैसे जैसे हम इधर प्रयास आ रहे हैं, ये लाइनें क्या होती जा रही हैं? छोटी होती जा रही हैं। क्यों छोटी होती जा रही हैं? इसका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। मतलब क्या है? समझिएगा।
प्रकृति में उत्पादक की संख्या हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता से ज़्यादा होना चाहिए, यानी ये लाइन जो है ना किससे ज़्यादा है, इससे, यानी प्रकृति में उत्पादक की संख्या खरगोश से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, थोड़ा समझिएगा। मान लेते हैं कि 10-50 पेड़ है, किसी मान लीजिए बगीचा, उसमें 50 पेड़ हैं, क्या है, 50 पेड़ हैं बगीचे में, और मान लेते हैं 30 हाथी है उसमें बगीचे में, क्या है, 30 हाथी, मान लेते हैं 60 हाथी है, मान लेते हैं 30 हाथी मान लेते हैं, ठीक है, 30 हाथी है। तो जो 30 हाथी है, 30 हाथी क्या खाएंगे, पेड़ पौधे को ही खाएंगे। तो 30 हाथी कुछ ही दिनों में इस पेड़ को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। आज जब ये पेड़ समाप्त हो जाएगा ना, तो जितने 30 हाथी हैं वो खाए बिना क्या कर जाएंगी, मर जाएंगी। और जब मर जाएंगे, ठीक है, यानी प्राथमिक हाथी किस में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। अगर प्राथमिक उपभोक्ता ही समाप्त हो जाएगा तो बाकी इधर के उपभोक्ता सब ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि द्वितीय उपभोक्ता किस पर निर्भर करता है, प्राथमिक उपभोक्ता पर, और तृतीय उपभोक्ता किस पर निर्भर करता है, तृतीय उपभोक्ता पर। तो अगर प्राथमिक उपभोक्ता एक कड़ी टूटी जाएगी तो बाकी उपभोक्ता सब क्या हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए उत्पादक यानी पेड़ पौधों की संख्या प्रकृति में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी अपेक्षा, प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या। और उसी तरह प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या किससे ज़्यादा होनी चाहिए, द्वितीयक उपभोक्ता से। मान लेते हैं कहीं पर 50 खरगोश है, 50 खरगोश है, और वहाँ पर मान लेते हैं 50 बाघ भी आ गए उसी जंगल में। तो 50 बाघ तो इसको एक ही या आधे दिन में ही ख़त्म कर देंगे 50 खरगोश को, फिर उसके बाद बाकी दिन क्या खाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, बाघ खाए बिना मर जाएंगे, ठीक है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या हमेशा इससे ज़्यादा होनी चाहिए और द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए, और उत्पादक की संख्या हमेशा इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, प्राथमिक उपभोक्ता से, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो समझना प्रकृति कुछ दिन में समाप्त हो जाएगी, पारिस्थितिकी तंत्र कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, हम लोग पढ़ रहे थे जैविक कारक। जैविक कारक में आता है उत्पादक, आता है उपभोक्ता, लेकिन अपघटक के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है। पहले अपघटक के बारे में पढ़ने से पहले उसका ओके होता क्या है उसके बारे में पहले बता देते हैं, ठीक है ना। अपघटन मतलब अपघटन करता है, यानी उसमें इतनी ताकत होती है कि जितनी भी सड़े गले पदार्थ हैं, प्रकृति पर मृत पदार्थ हैं, उसको मिट्टी में मिलाने का काम करता है कौन, अपघटन करता है। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन करता कहाँ होता है, इतना ध्यान रखना, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन हमेशा करता कहाँ होता है, हमेशा तल में होता है। क्यों, क्योंकि उत्पादक को भी मिट्टी मिला सकता है, इस खरगोश को भी मिट्टी मिला सकता है, और इस बाघ को भी इस बाघ को भी मिट्टी में मिला सकता है, और इस गिद्ध को भी मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है, ठीक है ना। तो अपघटन करता है, ठीक है। अब किसको अपघटन करता में कौन कौन आते हैं, तो इतना ध्यान रखना, जीवाणु आता है, ठीक है, जीवाणु और कवक आता है। ये क्या होते हैं, ये अपघटन करता होते हैं, ठीक है। और एक बात और समझना है, यहाँ पर दिया है जैविक अपमार्जक। तो जैविक अपमार्जक की इंग्लिश क्या है, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट। तो हम लोग जो अपने कपड़ों धुलने के लिए घर में जो प्रयोग पाउडर का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं। वो क्या करता है, हमारे कपड़ों की जो मैल है उसको बाहर निकालता। उसी तरह जीवाणु और कवक जो पृथ्वी पर जितने मरे सड़े गले पदार्थ होते हैं सबको मिट्टी में मिलाने का काम करता है। अगर इनमें से भी इनका कोई नेता निकल जाए, जैसे हम इंसानों में बड़े बुद्धिमान लोग बैठे हैं, तो कह दे अगर एक हफ्ते तो नेता निकल जाए और कहे कि हम हड़ताल पर जाना चाहते हैं, अगर एक हफ्ते भी हड़ताल कर दें तो पृथ्वी पूरी समाप्त हो सकती है, पृथ्वी पर सारे जीव समाप्त हो सकते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया है कि अगर बगल कोई अगर जीव मर जाता है तो वहाँ पर जीना कितना दुर्लभ हो जाता है। तो यहाँ पर प्रति सेकेंड प्रति घंटे लाखों करोड़ों जीव इस धरती पर गिर रहे, इस धरती पर मर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको मिट्टी में मिलाने का निरंतर काम करता है, 24 घंटे अपना कार्य करता रहता है। जिस दिन हड़ताल पकड़ देगा पूरी प्रकृति को समाप्त करने की ताकत रखता है, ठीक है। तो कवक और जीवाणु को क्या बोलते हैं, जैविक अपमार्जक बोलते हैं। और सफाई करने का काम कर रहा है, पूरा पृथ्वी का साफ करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको पृथ्वी का सफाई कर्मी या मित्र कहते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।